नमस्ते। चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। एक सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सूरज के चक्कर इतने परफेक्ट रास्ते पर कैसे लगा लेते हैं? पता है, इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य शक्ति है, ग्रेविटेशन। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। अब सोचो इस बारे में। एक सेब हमेशा जमीन की तरफ ही गिरता है, ऊपर या साइड में तो कभी नहीं जाता, है ना? और अगर धरती इस सेब को अपनी तरफ खींच सकती है, तो चांद को क्यों नहीं खींचती? मतलब चांद सीधा आके धरती से टकरा क्यों नहीं जाता? क्यों वो बस गोल गोल घूमता रहता है? यही सवाल थे, बिल्कुल यही सवाल, जिन्होंने आइजैक न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया। और सबसे कमाल की बात क्या है कि इसका जवाब एक गिरते हुए सेब में ही छिपा था। तो चलिए न्यूटन के नजरिए से देखते हैं और इस पूरे राज को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस इनविजिबल फोर्स को समझते हैं जो चांद को उसके रास्ते पर टिकाए रखती है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो चांद को दूर अंतरिक्ष में कहीं जाने नहीं देती? इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक धागे से पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाओ, धागा क्या करता है? वो उस पत्थर को हमेशा सेंटर की तरफ, अपनी तरफ खींच कर रखता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही धरती की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींचती है, और इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। याद रखिएगा, अगर ये फोर्स ना होना तो चांद सीधी लाइन में अंतरिक्ष में कहीं खो जाए। और यहां न्यूटन को एक यूरेका मोमेंट आया। उन्हें समझ आया कि ये कोई अलग अलग फोर्स नहीं है, ये वही फोर्स है जो सेब को नीचे गिरा रही है और वही चांद को घुमा रही है। उन्होंने इसे नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है, मतलब ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अभी इसी पल। और बस इस एक आइडिया से न्यूटन ने जैसे यूनिवर्स के सबसे बड़े राज पर लगा ताला ही खोल दिया। उन्होंने एक ऐसी मास्टर की बनाई जिसे हम आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये लॉ कहता क्या है? बहुत सिंपल है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्शन यानी खिंचाव दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ऑब्जेक्ट्स का मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। और दूसरा, उनके बीच की दूरी, जितनी ज्यादा दूरी उतना ही कमजोर खिंचाव। सिंपल। ये है वो फेमस फॉर्मूला जो इस पूरे लॉ को एक लाइन में फिट कर देता है। देखिए, फोर्स F बराबर है G। G एक कांस्टेंट है, इस पे भी आते हैं। मल्टीप्लाइड बाय दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास M और M, और डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी के स्क्वायर D स्क्वायर से। मतलब सीधा सा हिसाब है, मास बढ़ाओ फोर्स बढ़ेगी, दूरी बढ़ाओ फोर्स घट जाएगी, और वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि D का स्क्वायर है। अब आते हैं इस G पर। फॉर्मूला में जो G है ना, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू देखिए स्क्रीन पर, कितनी कितनी ज्यादा छोटी है। 6.673 टाइम्स 10 टू द पावर -11। इतनी छोटी कि हमें अपने पास रखी कुर्सी या टेबल का ग्रेविटेशनल पुल फील ही नहीं होता। ये फोर्स तभी महसूस होती है जब मास बहुत बहुत ही ज्यादा हो, जैसे कि धरती का या सूरज का। अब देखिए न्यूटन का ये एक लॉ कितना पावरफुल है। इसने अचानक इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए। हमें जमीन से क्या चीज बांधे रखती है? ग्रेविटी। चांद धरती के चक्कर क्यों लगाता है? ग्रेविटी। प्लैनेट्स सूरज के चक्कर क्यों लगाते हैं? वही ग्रेविटी। और समंदर में ये जो ज्वार भाटा यानी टाइड्स आती हैं, वो क्यों आती हैं? सबका जवाब एक ही था, ग्रेविटेशन। अच्छा, चलिए अब इस यूनिवर्सल फोर्स के असर को थोड़ा और पास से अपने प्लैनेट अर्थ पर देखते हैं। यहां ये हमें फ्री फॉल के रूप में दिखती है। तो फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के असर में नीचे गिरती है और कोई फोर्स ना हो, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। और इस फोर्स की वजह से गिरती हुई चीज की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, स्मॉल g। धरती पर g की एवरेज वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, ये वैल्यू गिरने वाली चीज के मास पर डिपेंड नहीं करती। समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर हवा ना हो, यानी एक वैक्यूम चेंबर में, तो एक भारी पत्थर और एक हल्का सा पंख दोनों एक ही रफ्तार से नीचे आएंगे और जमीन पर एक साथ टकराएंगे। कमाल है ना? जी को समझने के बाद अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मास और वेट के बीच का फर्क।
ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है। तो आखिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज में कितना स्टफ है, कितना पदार्थ है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई यहां धरती पर हो या मार्स पर। इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम। लेकिन वेट एक फोर्स है। ये वो फोर्स है जिससे कोई प्लैनेट उस चीज को अपनी तरफ खींचता है। और क्योंकि ये जी पर डिपेंड करता है, इसलिए जगह बदलने पर वेट भी बदल जाता है। इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन, फोर्स की यूनिट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चांद। पता है, चांद पर जी की वैल्यू धरती के जी का सिर्फ 1/6 हिस्सा है, बहुत कम। इसलिए चांद पर किसी का भी वेट धरती के वेट का 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए किसी का वेट धरती पर 60 न्यूटन है, तो चांद पर सिर्फ 10 न्यूटन होगा, लेकिन उसका मास वो उतना ही रहेगा। मास नहीं बदलता। ग्रेविटी तो हर जगह है, हवा में भी और पानी में भी। लेकिन जब हम पानी के अंदर जाते हैं ना, तो ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्सेस काम करने लगती हैं। चलिए अब उनको समझते हैं। यहाँ दो टर्म समझने जरूरी हैं, थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट तो सीधे सीधे लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स है, लेकिन प्रेशर है कि वो फोर्स कितने एरिया पर लग रही है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका साफ मतलब है, एरिया जितना छोटा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा। सोचो, कील की नोक नुकीली क्यों होती है? ताकि थोड़ी सी फोर्स से भी ज्यादा प्रेशर बने और वो आसानी से अंदर चली जाए। ओके, अब सोचो, पानी या किसी भी लिक्विड में जब कोई चीज डुबोई जाती है, तो लिक्विड उस पर नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का मारता है। ऐसा फील होता है ना? इस अपवर्ड पुश को ही कहते हैं बुओयंट फोर्स या बुओयंसी। और कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, ये उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो तैरेगी, सिंपल। अगर ज्यादा है तो डूब जाएगी। पर ये जो ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है, ये कितना होता है? इसकी वैल्यू क्या है? इसका राज खोला महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने अपने एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल में। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। कहते हैं कि आर्किमिडीज को इसका आइडिया तब आया जब वो एक बाथटब में नहाने उतरे और पानी बाहर छलक गया। उन्हें अचानक इसका जवाब मिल गया और वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े, जिसका मतलब था मिल गया, मिल गया। तो आर्किमिडीज को क्या मिला था? उनको यही प्रिंसिपल मिला था। उनका प्रिंसिपल कहता है कि पानी में डूबी हुई चीज पर ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगेगा जितना वजन उस चीज ने पानी का हटाया है। मतलब जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उसके वेट के बराबर ही बॉयंट फोर्स लगेगी। इतना सिंपल और इतना पावरफुल। चलिए तो इस पूरे अध्याय का एक क्विक रिवीजन करते हैं, एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला, ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है, F = G/m/d²। दूसरा, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू धरती पर 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। तीसरा, मास कांस्टेंट रहता है, वेट W = mg बदलता रहता है। चौथा, प्रेशर एरिया पर डिपेंड करता है, P = F/A। और पांचवा, बॉयंसी हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। ये पॉइंट्स तो बिल्कुल आनी चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। हमने शुरू में बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही वीक, बहुत कमजोर फोर्स है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं पूरे यूनिवर्स में, तो ये सबसे डोमिनेंट, सबसे पावरफुल फोर्स बन जाती है, जो पूरी पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखती है? सोचिएगा इसके बारे में।